शेर है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। क्या अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव हुए, अब दो चीजें यहाँ पर आरोप आ रहा है। एक आरोप आ रहा है कि अगर आपके नेता पाक साफ है, आप कट्टर ईमानदार है, तो जो बात संजय जी टीवी डिबेट्स में समझाते हैं, ये बात जज साहब को कहीं नहीं समझा पाते। नाइस है कि मनीष जी 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल सत्येंद्र जी को बहुत लंबा समय हो गया। और दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपने काम वाकई में किया और केजरीवाल जी आए थे कि जेल के बदले वोट से जवाब दो, 7 की 7 सीट चली गई सर, जबकि आप लोग तो कह रहे थे कि 7 में 7 निकालेंगे, और आप इकलौती पार्टी हैं जिनको सहानुभूति नहीं मिली है। अमृतपाल पंजाब में सहानुभूति पर जीत गया, इंजीनियर राशिद जेल में रहकर, गंभीर आरोप है, जेल में जीत गया। वाईएसआर को हराकर चंद्रबाबू जी आगे जेल गए थे। आम आदमी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसके मेन नेता और सारे टॉप नेता जेल में है, लेकिन जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, ना काम पे ना नाम पे। देखिए, इन लोगों का पॉलिटिकल वास्तविक एजेंडा क्या होता है ये तभी पता चलता है जब इन लोगों से उस तरह के सवाल किए जाए। आज के वीडियो में आप उसी तरह के कुछ धमाकेदार सवाल सुनने वाले, जो संजय सिंह की वास्तविकता को एक्सपोज करने वाले, और न केवल संजय सिंह बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने वाले। मैंने इनके वीडियो में अक्सर देखा है कि ये सवाल के जवाब से भागने की कोशिश करते हैं, और सवाल कुछ और होता है और ये जवाब कुछ और दे रहे होते हैं। लेकिन आज के वीडियो में एंकर ने इन्हें भागने का बहुत ही कम मौका दिया है, और शाहीन बाग के मुद्दे पर तो संजय सिंह ने क्या जवाब दिया उसे देखना तो बिल्कुल भी मिस मत करना। एक एक सवाल को बहुत ही ध्यान से सुनना और उनके जवाबों को भी बहुत ही ध्यान से सुनना, और वीडियो पूरा देखने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। एक एक चीज का बताते हैं। पहले तो आपने कहा कि भाई ये बात जज साहब को क्यों नहीं समझ में आती। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमारे खिलाफ एविडेंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं अपने केस के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि कोर्ट ने मुझे मनाही किया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 4 लोगों ने बयान दिए, मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी, शरद रेड्डी और सी अरविंद। अब जो मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी हैं, इन्होंने 10 बयान दिए, बाप बेटों ने। ठीक है, समझ गया। 10 बयान में 8 बयान में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। यह मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पूछा, केजरीवाल को जानते हो? नहीं। केजरीवाल से मिले हो? नहीं। कोई पैसे दिए हैं? नहीं। अच्छा, नहीं दिए हैं, चल तेरे बेटे को अंदर करते हैं। राघव रेड्डी अंदर चला गया, 6 महीने अंदर रहता है। अंतिम के 2 स्टेटमेंट उसके आते हैं, केजरीवाल को हम जानते हैं और ये किया, जो भी उन्होंने कहानी लिखवाई। उसके बाद उसकी बेल हो जाती है। तो रुको जरा, सबर करो। 12 स्टेटमेंट शरद रेड्डी के आते हैं। 12 स्टेटमेंट में 10 स्टेटमेंट में वो ना केजरीवाल को जानता है, ना केजरीवाल से मिला है, ना केजरीवाल को कोई पैसा दिया है, ना कोई रिश्वत दी है। क्या बात कर रहे हैं? कभी एक मुलाकात भी दिया है तो अपने कोई एनजीओ या उसके लिए आधिकारिक रूप से ऑफिशियली टाइम लेके मिला है। अब उसके बाद अंतिम के 2 बयान में वो केजरीवाल के खिलाफ बोलता है, उसको बेल मिल जाती है। ये क्या बात करता है यार। ये हो गई इन 3 लोगों की कहानी। सी अरविंद का स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं, साहब मैं मुख्यमंत्री के घर पे बैठा हुआ था और उसी टाइम पे वहां पे मनीष सिसोदिया जी आए और मैंने उनको एक ड्राफ्ट दिया। खाओ मां कसम। सर देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो मैं ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं ये आप जो बातें बता रहे हो, आगे की बात नहीं बताऊंगा तो पूरी बात नहीं जाएगी। आप बताइएगा, लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इलेक्शन कैंपेन में भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी के सभी नेताओं ने ये सारी बातें, टेक्निकल बात रखी, दोनों बात में कह रहा हूं। लेकिन अगर जो एक आम जनता बैठी है, वो केवल मैं एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूं, आम आदमी वाला क्वेश्चन, आम जनता को बात समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से वोट नहीं आया, और ये टेक्निकल बात जज साहब को भी समझ में नहीं आ रही है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप जो समझा रहे हो तो आपके वकील नहीं समझा पा रहे हैं। मैं आगे बोल पाता तो इसलिए आपने रोक दिया। मैं कह रहा हूं ये बात जज साहब को अब समझ में आ रही है। कैसे मैं वो बता रहा हूं। कैसे? मार्च के महीने में पहली बात तो 385 दिन ईडी ने लगाए अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट की लिस्ट देने में। अच्छा, उन्होंने पूछा, भाई जितने डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठा किए हैं उस पे कितने पे आप रिलाई कर रहे हो, कितने पे रिलाई नहीं कर रहे हो, कितने पे आप भरोसा कर रहे हो, कितने पे भरोसा नहीं कर रहे हो, कितना आपने अदालत के सामने दिखाया और कितना छिपाया। तो ये लिस्ट उन्होंने दी मार्च के महीने, 385 दिन के बाद। फिर हमारे वकीलों ने कहा, भाई सेक्शन 207 के तहत हमें इसकी जांच करनी है। खाओ मां कसम। और मार्च के महीने में हमें इंस्पेक्शन का ऑर्डर मिला है। मार्च के महीने में वहां से ये सारी चीजें पकड़ के सामने आई हैं। आप देखिए, पहली बेल कब होती है? 2 अप्रैल को। मैं अपने केस के बारे में नहीं बोलूंगा, सिर्फ टाइमिंग के बारे में बोल रहा हूं। अब ये सारे तथ्य अदालत के सामने हैं, धीरे धीरे करके सामने आएंगे। इसमें कोई भी चीज ईडी साबित नहीं कर पाएगी ट्रायल में।
आप जानते हैं पीएमएलए का कानून इतना ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें बेल मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल का काम है। अच्छा बात नहीं है ये कानून अपने आप में केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर ये कानून इतना सख्त है तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो हो सकता है 5 तारीख को मैं बाहर निकल आऊं, और सरकार रहेगी तो मोदी जी तय करेंगे मैं कब बाहर जाऊंगा। क्योंकि इसमें ईडी को विरोध करना होता है, इसमें विरोध ईडी को करना होता है। तो ये कानूनी प्रक्रिया का सवाल नहीं है। मतलब ईडी अगर विरोध करेगी तो आपकी बेल नहीं होगी, ईडी अगर विरोध नहीं करेगी तो आपकी बेल होगी। अच्छा ये कानून में ये लिखा बात आप जनता को क्यों नहीं समझा पाए फिर? चलिए पॉलिटिकल क्वेश्चन, 7 सीट 7 हारे आप, जबकि आपका गठबंधन भी था। एकदम। आमतौर पर ये माना था कि भाई कांग्रेस का वोट डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है और इसकी हम समीक्षा करेंगे ईमानदारी से। हम इस बात को Disappoint आपके थे सामने निश्चित रूप से निराशा हो, इसमें कोई तो छिपाने फिर वाली बात नहीं आपकी है। पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े मंत्री हैं सौरभ जी, हमने देखा कि वो दीवार पे केजरीवाल जी की तस्वीर लगी थी, पोस्टर, उसको लड्डू खिला रहे थे। कब? जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट निकला है, 7 हारने के बाद लड्डू खिला रहे थे। पूरे देश के परिणाम को लेके होगा, क्योंकि उसकी जरूर हमें खुशी है। जो पूरे देश का परिणाम आया उससे जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, 160 सीटें उनकी कम हुई, 240 आई। तो अपना घर 303 नहीं, अपना घर जलने गम नहीं है। देश का घर है। देश एक बड़ा घर है, देश एक बड़ा घर है, और उस बड़े घर में जो सियासत पिछले 10 साल से चल रही थी, नफरत का जहर घोलने की सियासत, हिंदू मुसलमान को बांटने की सियासत, पहले मुसलमान को गाली दो, फिर सिखों को गाली दो, फिर ईसाइयों को गाली दो, फिर जाटों को गाली दो, फिर मराठों को गाली दो, फिर किसानों को गाली दो, फिर पहलवानों को गाली दो, अब अयोध्या वालों को गाली दो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो है किसके सगे आप भाई, बताइए ना। अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी किसकी सगी? एक सवाल फिर मेरे मन में, क्योंकि आपकी बात से मुझे एक सवाल याद आया, इसलिए पहले पूछ ले रहा हूं। ये आम आदमी पार्टी किसकी सगी है? इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आम आदमी पार्टी सबकी सगी है। हम किससे बैर रखते हैं बताइए आप। एक मैं सवाल पूछता हूं आपसे, जब मैं टीवी पर एक्टिव था तो एक स्टेटमेंट मुझे आता है जिसमें कहा गया कि मेरी नानी ने मुझसे कहा था कि ऐसे जहां पर मंदिर नहीं होना चाहिए, मेरा राम ऐसी जगह पर नहीं बस सकता है। नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद फिर जब दिल्ली का दंगल मैं कर रहा था चैनल पे, और मैं आपके इलेक्शन चल रहे थे एनसीडी के, तो मैं कई आपके विधायकों से मिला, तो उन्होंने कहा यार पहले हमारे यहाँ थिंक टैंकर अलग लोग थे, फिर हमने समझाया कि हम घर में कन्विंस नहीं कर पा रहे, अब थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई सारे लोगों से था। नानी ने कहा उस ऐसी अयोध्या में मेरा राम नहीं बस सकता, ऐसी जगह पर, वहां से अयोध्या के लिए ट्रेन आम आदमी पार्टी ने चला दी। क्या बात कर रहे हैं? सबसे कट्टर हिंदू आप बन गए, तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स आप भी कर रहे हो, आपने भी अपना स्टैंड चेंज कर दिया। एक चीज बताइए, अयोध्या दर्शन करना जाना और अयोध्या के नाम पे नफरत फैलाना, इन दोनों चीज में आपको फर्क है, नहीं? जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। तो हम अयोध्या दर्शन करने को बिल्कुल बुरा नहीं मानते, अच्छा मानते हैं। रुक तेरे को बताते थे। बट जाइए आप मंदिर बनने का तो विरोध था ना सर। राम नहीं, बिल्कुल। अगर कानून के आधार पे, कानून के फैसले के आधार पे एक मंदिर वहां पे बना, हमने उसका स्वागत किया। तो वो और आप हमारी बात क्यों कर रहे हैं? स्टेटमेंट पहले था कि ऐसी जगह मेरा राम नहीं बस सकता। नहीं, देखिए ऐसा है कि आप कोई एक विषय को उठा के ये धारणा बना ले कि हम कोई भगवान श्री राम के विरोधी थे या उनके मंदिर के विरोधी थे, वो शायद ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वो न्याय नहीं ठीक होगा। है। एक शाहीन बाग में भी, क्योंकि मैंने कवर किया था बहुत ज्यादा उस टाइम में, आपने हिंदू मुसलमान का जिक्र करा, मैं शाहीन बाग में मैं ज्यादातर आता कवर करने के लिए, तो कई बार वहां से आरोप लगते थे कि केजरीवाल जी इज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, ही नोस कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। तो शाहीन बाग पे हमने मंच साझा नहीं किया बड़े नेताओं ने, उस टाइम हम हिंदुओं को डिवाइड नहीं होने दिया हमने, और एक स्मार्ट पॉलिटिक्स कर दी। डू यू बिलीव कि ये भी एक तरीका था आम आदमी पार्टी का? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देखिए ऐसा है, शाहीन बाग का मुद्दा क्या था? शाहीन बाग का मुद्दा था भारत के गृह मंत्री से, शाहीन बाग का मुद्दा था बीजेपी से, और शाहीन बाग को लेकर हमारा बार बार स्टेटमेंट यही रहा कि गृह मंत्री को वहां जाना चाहिए। असंभव। अगर नेता चले जाएं तो कहते साहब ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इन्होंने ही कराया ये। आपको पता है क्या आरोप मेरे ऊपर लगा? क्या? एक व्यक्ति ने वहां जाके कट्टे से गोली दाग दी और उसकी फोटो मेरे साथ चलाई कि साहब ये तो आम आदमी पार्टी का, इसकी ज्वाइनिंग संजय सिंह ने कराई थी। बात तो सही है। ठीक है। फिर दूसरा आरोप लगाया ये शाहीन बाग को फंड करते हैं। तो मैंने कहा भाई दो में से एक ही बात तो सच होगी, या तो वहां पे गोली चलाने वाले का मैं संरक्षक हूं जो भाजपाई समर्थक है, और या फिर मैं शाहीन बाग के आंदोलन को फंड कर रहा हूं। दो में से एक ही बात सच होगी। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। तो कुछ भी आरोप लगाना है, कुछ भी कहना है। भाई शाहीन बाग का जो मुद्दा था उसका समाधान किसको करना था? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास बहुत सारे है। ऐसे इश्यूज हैं सर जहां पर समाधान गृह मंत्री करना था, बट आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वहां जाते हैं, मंच साझा करते हैं। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपका शीर्ष नेतृत्व शाहीन बाग में नहीं गया, इसको लेकर यह था कि डर था कि अगर वहां जाएंगे तो हिंदुओं का वोट छिटक सकता है, और मुसलमानों के मन में थॉट आया
ये सवाल उस टाइम शाहीन बाग से अंदर से पूछा गया था मुझसे, क्योंकि आपने जिक्र किया हिंदू मुसलमान का, इसलिए फ्लैशबैक में चला गया मैं। तो शाहीन बाग में ना जाना स्ट्रेटजी का पार्ट था या आपको लगता है कि समझदारी थी? नहीं, शाहीन क्योंकि बाग- कई लोग ये मानते हैं कि अखिलेश यही गलती करते थे और यूपी में वो हार जाते थे, आम आदमी पार्टी नहीं की तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे थे और जीत रहे थे। देखिए, शाहीन बाग का मुद्दा हम लोगों ने बार बार ये कहा कि ये केंद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसका समाधान केंद्र की सरकार को करना चाहिए। ये सब दोगलापन है। ये हमारा स्टैंड था शुरू से लेकर अंत तक। और चाहे अत्याचार मुसलमानों के साथ हो, दलितों के साथ हो, पिछड़ों के साथ हो, तो हाथरस में मैं गया, मेरे ऊपर स्याही फेंक के हमला किया। अब देखिए फिर यही लोग कहेंगे आप हाथरस पहुंच गए, शाहीन बाग नहीं पहुंचे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर ये सवाल उठाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां पे हमने आवाज उठाई। हाँ। शाहीन बाग को लेके वो एक गलत दिशा की राजनीति कर रहे थे। आप बताइए, प्रधानमंत्री 22 बार लाल किले से स्पीच देते हैं, कहते हैं हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी मुस्लिम बहनें, उनके साथ 3 तलाक के नाम पे अत्याचार हो रहा है। कहते हैं, बिल्कुल और सही बात है। शाहीन बाग में उनके नाक के नीचे बैठी हुई है मुस्लिम महिलाएं धरने पर, वहां नहीं जाते प्रधान। रुक तेरे को बताते तीन उनकी तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ना सर। तो यही तो वो तो ये accept दोहरा करते हैं। चरित्र है वो ना। तो accept आप वो करते हैं। चाहते हैं। वो तो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अभी केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट आई। अब पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ कि कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है वो मंत्री नहीं बना। ठीक है। अब ये उनके लोग और जो वो हैं, कहते हैं सबका साथ सबका ये विकास। अब ये उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड है जिसपे वो वो कहते- उन्होंने एक आदमी को टिकट दिया, भाई किसी को टिकट, वो कभी टिकट नहीं देते। तो ये बीजेपी का स्टैंड है, बीजेपी इसको एक्सेप्ट करती है, चाहे तभी जुबान से ही सही या बड़े नेता नहीं कहते, बट वो अपनी स्ट्रेटजी में 53 दिन दंगे चले दिल्ली में, देश के गृह मंत्री नहीं गए, हम लोग गए, हमारे मुख्यमंत्री गए, हम लोग गए, हमने अपील की, शांति की। चलिए ठीक है। तो शाहीन बीजेपी आग लगाने में ठीक है, यकीन हम रखिए। दर्शक को शाहीन बाग वाला मसला छोड़ देते हैं क्योंकि दर्शक भी समझदार है। लेकिन लेकिन ये सवाल है बार बार कि आप थोड़ा अलग पॉलिटिक्स करने आए थे, तो उसमें कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स में सवाल हो गया। कैलकुलेटिव नहीं है ये। मैं समझता हूं कि आपको जब जिस पार्टी को हिट करना चाहिए, जिस पार्टी से सवाल पूछना चाहिए, उसके बजाय अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष उन सवालों का जवाब दे जिसका समाधान सीधे तौर पर सर, उनके मेरे पास साथ नहीं है। मनोज तिवारी जी बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा। नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह संजय जी रहा हूं। बैठे, आपका मतलब हाँ। मैं सिर्फ आपको समझ गया, पर्टिकुलर समझ नहीं गया, कह समझ रहा गया। अच्छा बात नहीं मैं ओवरऑल कह रहा हूं कि सवाल उस समय जो बनता था वो बनता था सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार और मोदी जी और गृह वो तो मंत्री। पूछे गए थे, लेकिन उसके साथ एक सवाल और निकल कर आया उनको था। ही समाधान ठीक करना है। चाहिए। और अगर हम चले जाते और 3 ईंटें चल जाते तो फिर ये होता कि यही लोग दंगा करा रहे हैं। ठीक है, अब वो फैसला मैं छोड़ दूं दर्शकों पे कि आप हाथरस गए, वहां नहीं गए, क्या वजह थी, जो आपने वजह बता दी, अब उनको तय करने दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।